बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक चार्ज में 2 वीडियो लेक्चर देखे और उन दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट 1, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट 2 में आपने चार्ज का इंट्रोडक्शन लिया। चार्ज रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, उनको आपने डिस्कस किया। अब आज की क्लास में हम उसी इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर में थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं और कुछ नया जानते हैं। तो आगे मूव करें उसके पहले आपको एक टर्म जो है उससे ट्यून्ड होना चाहिए। एक टर्म है इलेक्ट्रीफाइड और एक टर्म है आपका न्यूट्रल। तो जो इलेक्ट्रीफाइड वाला जो ये टर्म है, इसका मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रीफाइड मतलब चार्ज प्रेजेंट। तो बहुत ही सिंपली, जिन लोगों में चार्ज प्रेजेंट होता है उनके लिए नाम मिलता है वो इलेक्ट्रीफाइड है। और न्यूट्रल का मतलब होता है चार्ज नॉट प्रेजेंट। और जिन लोगों में चार्ज नहीं होता उनको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। और जिन लोगों में चार्ज नहीं होता तो ऑलवेज नेट चार्ज उस पर 0 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जिन लोगों के पास में चार्ज नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है, तो पता चलता है कि नेट चार्ज उनका 0 हो गया है। इलेक्ट्रॉनों के टोटल चार्ज ने प्रोटॉनों के टोटल चार्ज को ख़त्म कर दिया है। जैसे कि इस मार्कर पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्कर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉनों का कुल चार्ज प्रोटॉनों के कुल चार्ज को कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए वहाँ पर चार्ज नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रीफाइड का मतलब है चार्ज प्रेजेंट और न्यूट्रल का मतलब है चार्ज अब्सेंट। तो क्या किसी न्यूट्रल को इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है? तो क्वेश्चन है कि कैन न्यूट्रल बिकम इलेक्ट्रीफाइड? ये क्वेश्चन है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी न्यूट्रल को इलेक्ट्रीफाइड किया जा सके? तो आंसर है कि हाँ, 3 तरीके हैं, उनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये काम हो जाएगा। तो आंसर है कि यस, देयर आर 3 methods by using which neutral become electrified। तो हाँ, 3 तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी न्यूट्रल को इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हो। कौन कौन से मेथड हैं? फ्रिक्शन मेथड, ये रबिंग मेथड भी कहलाता है। इस मेथड में हम 2 न्यूट्रल लोगों को आपस में रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं और वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। दूसरा जो मेथड है दैट इज कंडक्शन मेथड। और तीसरा है आपका इंडक्शन मेथड। तो ये 3 तरीके हैं जो किसी न्यूट्रल को इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे मटेरियल, ध्यान से सुनना, ऐसे मटेरियल, मैं मटेरियल बोल रहा हूँ, पार्टिकल नहीं बोल रहा हूँ। एक मैं आगे मूव करूँ इसके पहले मैं तुमको एक अपडेट दे दूँ कि जो ये तीनों मेथड आप देख रहे हो ना, फ्रिक्शन मेथड माने एफएम माने फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड माने सीएम, एंड इंडक्शन मेथड माने आईएम। तो ऑल दीज आर नॉट वैलिड फॉर न्यूट्रल पार्टिकल। These are valid
फॉर न्यूट्रल बॉडीज। बॉडीज माने सब्सटेंस, मटेरियल जिनमें कोई आकार होगा, वॉल्यूम होगा, साइज होगा, शेप होगा। बहुत क्लियरली इस चीज़ को आपको सुन लेना चाहिए, समझना चाहिए कि जो न्यूट्रल के पार्टिकल हैं, जैसे न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल है, तो क्या उसको इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं? आंसर है नहीं। हमारे पास में न्यूट्रल वाले पार्टिकल को इलेक्ट्रीफाइड करने का कोई भी तरीका नहीं है। तो ये जो 3 तरीके आप देख रहे हो जिसमें हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, तो बच्चों ये तीनों के तीनों तरीके बॉडी पे काम करते हैं, बॉडी फिनोमेना है। बॉडी जिसमें शेप होगा, साइज होगा, आकार होगा। तो जो मटेरियल फ्रिक्शन मेथड के लगाए जाने से, फ्रिक्शन मेथड को फॉलो करने से इलेक्ट्रीफाइड हो गए थे या हो रहे थे, उनको कहा गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो फ्रिक्शन मेथड, तो यहां पर एक पॉइंट आपके लिए है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर such materials which become electrified by friction method। FM माने फ्रिक्शन मेथड। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो फ्रिक्शन मेथड को जब उनके ऊपर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आपके लिए ग्लास हो गया, सिल्क हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऑयल हो गया। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिन पर हम फ्रिक्शन मेथड की टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन मेथड में 2 चीज़ें आपस में रबिंग की जाती हैं, रगड़ी जाती हैं, और रगड़े जाने से वो लोग इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। तो जो मटेरियल ऐसा करते हैं वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहलाते हैं। कंडक्शन मेथड क्या है भाई? कंडक्शन मेथड क्या है ये हम बाद में जानेंगे, लेकिन जो मटेरियल इस मेथड से इलेक्ट्रीफाइड हो गया उनको कंडक्टर्स कहा गया। तो कंडक्टर्स आर such materials which become electrified by CM माने कंडक्शन मेथड। तो दुनिया भर में ऐसे जितने भी मटेरियल्स हैं जो कंडक्शन मेथड को लगाए जाने से, कंडक्शन मेथड को फॉलो करने से इलेक्ट्रीफाइड होते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो कंडक्टर्स हैं। बच्चों इंडक्शन मेथड वैलिड है दोनों के लिए। इंडक्शन मेथड वैलिड फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल में मेटल्स आते हैं। जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं मेटल्स। तो एक क्वेश्चन यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ तो मटेरियल ऐसे होते होंगे जिनमें FM ट्राई किया, FM माने फ्रिक्शन मेथड ट्राई किया गया, CM ट्राई किया गया, कंडक्शन मेथड ट्राई किया गया, IM ट्राई किया गया, इंडक्शन मेथड ट्राई किया गया, लेकिन वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो रहे थे। तो क्या ऐसे कुछ मटेरियल हैं? तो 100% हैं। तो जो मटेरियल इन तीनों की सहायता से इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो पा रहे वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो इंसुलेटर्स आर सच मटेरियल्स which not electrified by any way। तो ये आपके पास 3 रास्ते थे, FM फ्रिक्शन मेथड, CM कंडक्शन मेथड, IM इंडक्शन मेथड। तो ऐसे मटेरियल जो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो पा रहे थे वो कहलाए आपके इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में रबर आ गया, रबर जो है आपका इंसुलेटर है। ऐसे कई सारे मटेरियल्स जो हैं वो आपके इंसुलेटर हैं।
तो ये तीनों मेथड्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए। अब ये फ्रिक्शन मेथड क्या होता है और कंडक्शन मेथड क्या होता है, इंडक्शन मेथड क्या होता है, इनका भी हम लोग एक एक करके इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड एफएम, ये तो डिक्लेयर हो ही चुका था कि ऐसे मटेरियल जो फ्रिक्शन मेथड से इलेक्ट्रीफाइड होंगे वो डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे। तो हमने क्या किया कि दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिए, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये ले लिया ए और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया बी। तो पता चल चुका था कि ये न्यूट्रल है, ऑब्जर्वेशन किया गया कि इसके पास चार्ज है कि नहीं, तो आया कि ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। और जब इनको आपस में रगड़ा गया आफ्टर रबिंग, तो क्या हुआ, क्या देखा गया, जो ए वाला मटेरियल है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है और जो बी वाला है वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, फ्रिक्शन मेथड जो ये आपका तरीका था, ये यूनानी फिलोसोफर थेल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। तो जब दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपस में रगड़े जाने से पहले वो न्यूट्रल थे, लेकिन जब आपस में रगड़े गए तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो गए। अब इलेक्ट्रीफाइड हो गए तो पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। इलेक्ट्रीफाइड हो गए ये तो ठीक है, ये तो हमें पता चल चुका है। हमारे पास में बच्चों चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए चार्ज डिटेक्टर में एक तो GLE होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, GLE, G फॉर गोल्ड, L फॉर लीफ, E फॉर इलेक्ट्रोस्कोप, और एक होता है इलेक्ट्रोमेट्री वोल्ट मीटर। तो बहुत सारी ऐसी हमारे पास में डिवाइसेस हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास में मशीनें हैं जिनकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाली बॉडी पर चार्ज है कि नहीं। तो रबिंग करने से पहले ही पता चला था ये न्यूट्रल था और ये भी क्या था, न्यूट्रल था। याद रखना फ्रिक्शन मेथड में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल ए डाइलेक्ट्रिक रहा होगा, चलो मान लो ग्लास है, और मटेरियल बी ये भी डाइलेक्ट्रिक रहा होगा, मान लो सिल्क है, दोनों ही आपके डाइलेक्ट्रिक हैं, ग्लास और सिल्क। कई सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, कुछ नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे ग्लास आपका डाइलेक्ट्रिक है, सिल्क आपका डाइलेक्ट्रिक है, एक लकड़ी होती है एबोनाइट वो भी डाइलेक्ट्रिक है, प्लास्टिक आपका डाइलेक्ट्रिक है, और जो कैट फर होता है, बिल्ली की जो खाल होती है वो भी डाइलेक्ट्रिक है। तो इस तरीके से बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं। तो पता चला था रगड़ने से पहले दोनों लोग न्यूट्रल थे, लेकिन रबिंग करने के बाद इलेक्ट्रीफाइड हो गए। तो अब वो कौन सा थ्योरी है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसने इनको इलेक्ट्रीफाइड किया होगा। तो बच्चों हमें ये पहले पता चल चुका है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट 1 इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट 2 का लेक्चर देखा तो हमें पता है कि न्यूट्रल क्यों होता है। भाई ए वाला जो है ये मटेरियल न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के पास चार्ज होता है नेगेटिव का, प्रोटॉनों के पास चार्ज होता है पॉजिटिव का, कट के ख़त्म हो गया। सपोज कर लेते हैं इसके न्यूट्रल होने की कहानी समझते हैं कि ए वाला न्यूट्रल क्यों है। तो मान लेते हैं कि ए वाले न्यूट्रल पे x इलेक्ट्रॉन थे और x ही प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी बॉडी में उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। बच्चों देखो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और इस वैल्यू को E से लिखा जाता है। और एक प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज है तो x इलेक्ट्रॉनों पे कितना चार्ज होगा, xe। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, माइनस। एक प्रोटॉन पे चार्ज E है तो x प्रोटॉनों पे कितना चार्ज होगा, xe। ये कैसा होगा, प्लस। तो देखो A वाला न्यूट्रल क्यों है, मैंने ये डिस्कस किया, इसलिए न्यूट्रल है।
कि इलेक्ट्रॉनों के चार्ज ने प्रोटॉनों के चार्ज को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से बी न्यूट्रल क्यों है, यही बात बी में भी होगी। सपोज कर लेते हैं बी में वाई इलेक्ट्रॉन है और वाई प्रोटॉन है बी के पास, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ई, इस वैल्यू को छोटे ही से लिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा ई, तो वाई पे कितना होगा वाई ई, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का चार्ज माइनस होता है। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है ई, तो वाई पर कितना होगा वाई ई प्लस होता है, तो मिल करके क्या हो गया 0 हो गया। तो ये तो हमने इसलिए डिस्कस किया कि आपको ये बता सकें कि आखिर कोई चीज़ न्यूट्रल क्यों होती है। न्यूट्रल होने के पीछे केवल एक ही वजह है कि इलेक्ट्रॉनों का चार्ज बैलेंस बाई प्रोटॉनों का चार्ज, काउंटर बैलेंस बाई प्रोटॉनों का चार्ज। अब जब आपने इनको रबिंग किया, जब आपने इनको रगड़ा, तो रबिंग करने से ऐसा कौन सा जादू है जिसने दोनों को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, तो उस जादू का नाम था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में चले गए। सपोज कर लें कि जब रबिंग की गई तो किससे इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएंगे, तो ए से बी में जा सकते हैं, बी से ए में जा सकते हैं। मैंने मान लिया ए से निकल गए, तो हमने सपोज कर लिया ए से इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए एन निकल गए, एन स्टार। यहां पर ये जो एन स्टार है वो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के प्रोटॉन क्यों नहीं निकलेंगे, उसके पीछे अगर आप लॉजिक समझें कि प्रोटॉन क्यों नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों के निकलने की बात क्यों हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनों के निकलने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉनों को बाहर निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और आपने जो ये रबिंग की है ना, ये बहुत एनर्जी थोड़ी ना, बहुत मामूली सी एनर्जी डेवलप हुई है। क्यों, जब आपने फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन से टेम्परेचर आया, जब रबिंग किया तो रबिंग में फ्रिक्शन, घर्षण बल, उससे टेम्परेचर डेवलप हुआ। उस टेम्परेचर से जो बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये जो हैं बाहर होते हैं, तो ये एनर्जी लेकर के निकल सकते हैं। प्रोटॉनों के निकलने की कोई चांस नहीं है वहाँ पर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आ गए तो देखो क्या हुआ, पहले ए में कितने इलेक्ट्रॉन थे एक्स, अब कितने हो गए एक्स माइनस एन स्टार, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। और बच्चों प्रोटॉन कितने हैं, वही एक्स। तो देखो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ई, इस ई को लेकर के कंफ्यूज मत होना। अगर मैं ई पर नेगेटिव बना दूं तो ये इलेक्ट्रॉन है, और केवल ई बनाऊं तो 1.6 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पे एक्स माइनस एन स्टार, तो चार्ज हो जाएगा एक्स माइनस एन स्टार इंटू में ई, और ये चार्ज माइनस में होगा तो ये चार्ज आ जाएगा माइनस में एक्स ई और प्लस का एन स्टार ई। प्रोटॉनों पर कितना चार्ज होगा, एक प्रोटॉन पे चार्ज ई है, तो प्रोटॉनों पे कितना चार्ज होगा, प्रोटॉनों पे चार्ज तो वही होगा एक्स ई, प्रोटॉनों पे प्लस चार्ज होगा। अब जरा देखिए कुल चार्ज ए पर कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं कि अब चार्ज ए पर 0 नहीं आएगा, कितना आएगा प्लस में एन स्टार ई। इसी तरीके से बी की बात कर लें, बी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले वाई थे, लेकिन एन स्टार आने के बाद कितने हो गए वाई प्लस एन स्टार इलेक्ट्रॉन और आ गए, एन स्टार इलेक्ट्रॉन और आ गए। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो वाई हैं। अब जरा देखो गणित क्या होगी इसकी, कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो वाई प्लस एन स्टार पे कितना होगा, ये हो जाएगा वाई प्लस एन स्टार साथ में ई, चूँकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है तो ये कितना बनेगा माइनस का वाई ई माइनस का एन स्टार ई। ये तो इलेक्ट्रॉनों का चार्ज हो गया। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा ई, तो वाई पर कितना होगा प्लस में। तो देखो बच्चे ये कैंसिल हो गया, माइनस का एन स्टार ई। तो बी पर चार्ज कितना है माइनस का एन स्टार ई। हम बात कर रहे थे उस जादू की कि फ्रिक्शन मेथड ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि दोनों पे चार्ज आ गया, तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का जादू कर लिया। अब जरा इस पूरी की पूरी जो मैथमेटिकल डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, इसको मैं बहुत आराम से बोलता हूँ, आप लिख सकते हो कि फ्रिक्शन मेथड के में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, फ्रिक्शन मेथड से जो इलेक्ट्रीफाइड हुआ, तो क्यों हुआ,
ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसने वहाँ पर अप्लाई हो करके दोनों लोगों को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया? तो मैं बोलता हूँ, लिखिएगा। व्हेन रबिंग टेक प्लेस बिटवीन द टू मटेरियल्स, व्हेन रबिंग टेक प्लेस बिटवीन द टू मटेरियल्स, जब दो मटेरियल्स के बीच में रबिंग मतलब रगड़ा गया, व्हेन रबिंग टेक प्लेस बिटवीन द टू मटेरियल्स देन ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस, तो रबिंग की वजह से ऊष्मीय ऊर्जा पैदा हुई। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन सम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, तो एक से दूसरे पर कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए और इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था थी उसको गड़बड़ कर दिया। पहले ए में इतने इलेक्ट्रॉन थे और बी में इतने इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसके बाद क्या हो गया, ए में इलेक्ट्रॉन इतने हो गए और बी में इतने हो गए, यानी सब गड़बड़ हो गया और इसी गड़बड़ी ने चार्ज बनाया है। तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स मेक रबिंग then due to thermal agitation some electrons from one material transfer to another material and this disturb the electronic configuration and it is responsible for electrification। और यही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो गड़बड़ी आई है, इसी ने क्या बनाया है, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। चलिए लिख भी देता हूं यहां पर कि व्हेन रबिंग टेक प्लेस बिटवीन टू मटेरियल्स देन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऊष्मीय विक्षोभ some electrons transfer from one material to another material, one material to another material, और यही जो इलेक्ट्रॉनों के नंबर में जो गड़बड़ी हुई है यही चार्ज बना रही है। एंड दिस डिस्टर्बेंस, गड़बड़ी मतलब डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों के नंबर में, एंड दिस डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेक चार्ज ओवर बोथ। और मैथमेटिकल डिस्कशन से आपने देखा जिसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, जैसे ए से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे और निकल के जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने n स्टार से लिखा है। तो ए से इलेक्ट्रॉन निकले थे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले थे उस पर पॉजिटिव चार्ज है, आप देख सकते हैं, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए थे उस पर कितना चार्ज है, नेगेटिव। तो फ्रिक्शन मेथड में एक चीज़ और सीखने को मिली कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन गेन, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। एक चीज़ तुमको फ्रिक्शन मेथड में ये मिली। दूसरा आपको ये मिला कि फ्रिक्शन मेथड में दोनों बॉडी पे बराबर बराबर चार्ज है। देखो इस पर कितना चार्ज है, n स्टार ही, इस पर भी कितना n स्टार ही, लेकिन नेचर में कैसा है, अपोजिट। तो इन फ्रिक्शन मेथड यानी FM बोथ बॉडीज हैविंग इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन नेचर, एंड लास्ट पॉइंट यहां पर, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो अपना मास लेकर भी तो जाएगा। जैसे ये ए वाली बॉडी थी, ये बी वाली बॉडी थी, इससे इलेक्ट्रॉन निकले थे n स्टार इलेक्ट्रॉन निकले थे। जब n स्टार निकले थे तो इस पर कितना चार्ज आया था, चार्ज को Q से लिखें तो आया था प्लस का n स्टार ही, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन लिए थे उस पर नेगेटिव चार्ज था, जिसने दिए थे उस पर प्लस चार्ज था। तो इस पर कितना चार्ज आया था, आपने देखा था माइनस का n स्टार ही। तो जब इलेक्ट्रॉन ये जाते हैं तो अपना मास भी तो ले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना मास कहीं छोड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो मास भी लेकर के जाएगा।
इसलिए इलेक्ट्रॉन देने वाले के मास में कमी आती है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले के मास में इंक्रीमेंट होता है। तो 3 नंबर हो गया इन Fm इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन गेनर। इलेक्ट्रॉन लेने वाला एंड इलेक्ट्रॉन गेनर। तो जो फ्रिक्शन मेथड में इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर का मास डिक्रीजेज, नीचे एरो मतलब डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन गेनर का मास इंक्रीज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा सा होता है तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होता। तो ये हम लोगों ने फ्रिक्शन मेथड किया। तो आज की क्लास में इतना ही, और इसके बाद हम लोग करेंगे कंडक्शन मेथड इंट्रोडक्शन वाले ही स्टाइल में, और इंडक्शन मेथड।